इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है इनकम क्या होती है, असेसी कौन होता है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर एंड सो ऑन। सो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम की। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 डिफाइन करता है कि इनकम का क्या कॉन्सेप्ट है, इनकम क्या होती है। इनकम जो है ये अंडर दिस सेक्शन बेसिकली इट starts with the wording income includes. So income as defined in this section is basically an inclusive definition. वो एक inclusive definition है, exhaustive definition नहीं है। मतलब इनकम में वो सारी चीज़ें होंगी जो इस सेक्शन में mentioned हैं, बट हाँ अगर फ्यूचर में कोई और चीज़ लगे कि ये चीज़ भी नया सोर्स है इनकम का या ये चीज़ भी इनकम क्वालिफाई होती है तो वो भी इनकम का पार्ट मानी जा सकती है, सिंस दिस सेक्शन इज नॉट एन एग्जॉस्टिव वन। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी का आज 10 साल पीछे पुराना ट्रेंड है, उससे पहले क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्टेंस में नहीं थी। सो एक्ट बना था 1961 में। सो अगर हम सिर्फ वही फिक्स कर दें जो उस सेक्शन में लिखा है तो जो क्रिप्टो करेंसी से इनकम होगी, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन एंड सो ऑन, उसको हम चार्ज नहीं कर सकते, उसको इनकम नहीं माना जा सकता। बट सिंस इट इज़ एन इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट, सो इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में अगर कोई नया सोर्स जैसे कि क्रिप्टो करेंसी एंड सो ऑन वो पता लगता है तो उसको भी इनकम कंसीडर किया जा सकता है। So such a definition does not confine the scope of income. It does not limits the scope of income, but leaves room for more inclusions in the future. And what exactly are the various principles related to income? कुछ basic principles हैं income के बारे में, उसकी बात करेंगे जिससे फिर हम income के exact definition को समझने में हमारी मदद होगी। Income basically means a periodic return which accrues or expected to accrue regularly and from a definite source. So income की जब हम बात करेंगे, एक तो वो पीरियोडिक रिटर्न होनी चाहिए, रेगुलरली होनी चाहिए और एक डेफिनेट सोर्स होना चाहिए। हाउएवर अगर हम बात करें, कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो रेगुलर नहीं होती। फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन, आपने ज़मीन ली थी 10 साल पहले, आज बेच दी तो हर साल तो ज़मीन नहीं बेचोगे। सो उन केसेस में भी उसको इनकम माना जाएगा। लाइकवाइज कोई लॉटरी लग गई, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड सो ऑन, बट अ सोर्स हैज़ टू बी डेफिनेट इन सच केसेज एज वेल। पता हो कि लॉटरी लग गई तो ही वहाँ से इनकम हुई है, ये नहीं कि हम जा रहे थे सड़क पे हमें पैसे गिरे हुए मिल गए और उसको हम बोलें कि इट इज़ एन इनकम स्पेसिफिकली। देन अगर हम बात करें इनकम की, जब हम टर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है रेवेन्यू रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स जो हैं उनको हम इनकम के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड नहीं करते। हाउएवर इट ऑल्सो इंक्लूड स्पेसिफिकली कैपिटल रिसीप्ट्स अंडर द टॉपिक ऑफ कैपिटल गेन्स। जब हम बात करें तो वो कैपिटल गेन्स का पार्ट बन जाएंगी जो भी कैपिटल एसेट पे एक्रू हुए। फाइनली इनकम मीन्स नेट रिसीप्ट्स एंड नॉट ग्रॉस रिसीप्ट। सो अगर कोई इनकम को जनरेट करने के लिए कोई खर्चा किया गया है तो वो खर्चा जो है वो माइनस किया जा सकता है ग्रॉस रिसीप्ट्स में से, और जो नेट अमाउंट आएगा उसको इनकम हम मानेंगे। देन अगर हम बात करें बेसिक्स ऑफ इनकम की, तो इनकम शैल बी चार्जेबल ईदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसीप्ट बेसिस। जैसे कि सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी जब भी या तो वो ड्यू हो जाए पहले या वो रिसीप्ट हो जाए, विच एवर हैपन्स अर्लियर, ईदर इट इज़ ड्यू बिफोर और इट इज़ रिसीव्ड इन एडवांस, विच एवर हैपन्स अर्लियर उसको हम सैलरी में कंसीडर करते होते हैं। सिमिलरली देयर आर डिफरेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड सो ऑन। वट इज इंपॉर्टेंट इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच इज एम्प्लॉयड बाय द असेसी। क्या वो कैश बेसिस फॉलो कर रहा है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या मर्केंटाइल बेसिस जो है वो रिसीप्ट बेसिस जो है वो उसको ही यूज़ कर रहा है, ड्यू बेसिस बेसिकली। कैश बेसिस हो गया, एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस, और मर्केंटाइल बेसिस ड्यू बेसिस। इनकम अर्नड इन अ प्रीवियस इज चार्जेबल टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। अब ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है ये अभी आगे कॉन्सेप्ट करते हैं। देन प्रीवियस ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 और 3 में डिफाइंड है, और वो फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च तक का जिस साल इनकम एक्रू हो गई। और देन असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में डिफाइंड है, और वो फाइनेंशियल ईयर होता है प्रीवियस ईयर से आगे वाला ईयर जिस साल उसकी प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स हम लगाएंगे। सो अगर हम बात करें और फीचर्स की इनकम के कॉन्सेप्ट के ही, तो इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड। आप खुद ही अपने आप को इनकम नहीं दे सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका 2 बैंक्स में अकाउंट है, HDFC और SBI में, SBI वाले अकाउंट से HDFC में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया और कहा कि ये मेरी इनकम हो गई HDFC अकाउंट में जो पैसा आया। इनकम मस्ट कम फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स।
Then tainted income, whether it is legal income or whether it is illegal income, it is not relevant as far as Income Tax Act is concerned. Both of them, whether it is a legal income or whether it is an illegal income, both would be considered as income and both would be subjected to taxation. देन अगर हम डाइवर्जन ऑफ इनकम और एप्लीकेशन ऑफ इनकम कॉन्सेप्ट की बात करें, डाइवर्जन ऑफ इनकम होती है जब कोई आपका लीगल आप पे बाइंडिंग लगी, कोई डिक्री लगी, कुछ लीगल ऑब्लिगेशन लगी और उसकी वजह से इनकम आप तक पहुंची नहीं, पहले ही डाइवर्ट होगी रास्ते में. फॉर एग्जांपल कोर्ट का ऑर्डर था मेंटेनेंस वाइफ को देना है और उतना अमाउंट पहले ही आपकी सैलरी में से कट के वाइफ को जा रहा है और आपको सैलरी बाकी ही मिल रही है 60% 70%. एप्लीकेशन ऑफ इनकम की बात करें तो एप्लीकेशन मतलब सारी इनकम आपके पास थी बट आपने अपनी मर्जी से उसको कहीं अप्लाई कर दिया है. फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया था तो आपके अकाउंट में सैलरी चाहे कट के 70% आ रही है बट वो लोन लिया और उस पर वो 30% अमाउंट आपका सैलरी का लोन में जा रहा है तो वो एप्लीकेशन ऑफ मनी माना जाएगा. वो एक लीगल बाइंडिंग की वजह से नहीं है, वो खुद आपने लोन लिया है और उसके अकाउंट पे जो है आपकी सैलरी 30% कट के बाकी आपको मिल रही है. सो दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मनी. बट डाइवर्जन इज समथिंग बियॉन्ड योर वॉलेंट्री नेचर, बिलोंग योर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन और कंसेंट. इट इज बेसिकली अ फोर्स्ड थिंग डाइवर्जन जो है, और एप्लीकेशन आपकी मर्जी से. देन अगर डाइवर्जन के केस की बात करें तो उसमें इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा बट एप्लीकेशन अगर हुई है तो वो आपकी भी इनकम मानी जाएगी, रिमेनिंग पार्ट भी. टेम्परेरी और परमानेंट इनकम कोई फ़र्क नहीं है. आप टेम्परेरी 6 महीने जॉब की, बाकी महीने आपने जॉब नहीं की तो भी वो आपकी इनकम है. 2 महीने के लिए जॉब की तब भी आपकी इनकम है. परमानेंट सोर्स है तब भी इनकम है. रीइंबर्समेंट अगर कोई एक्सपेंसेस की गई है तो वो ऑन बिहाफ ऑफ अदर, दैट शेल नॉट बी योर इनकम. फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी फ्रेंड की फ़्लाइट की टिकट बुक करवा दी अपने अकाउंट में से और उसने वो पैसे आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए वापस बाद में, तो उस केस में जो उसने पैसे आपके अकाउंट में भेजे वो आपकी इनकम नहीं माना जाएगी, वो सिर्फ रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है. फाइनली अगर कोई डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ इनकम, सो टिल द टाइम द इनकम इज बीइंग रिसीव्ड बाय पर्टिकुलर पर्सन, सो जिसको वो रिसीव हो रही है उसकी वो इनकम मानी जाएगी. देन इनकम कुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एज वेल एज मनीज वर्थ. सो इनकम मनी की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में भी हो सकती है या वो इन काइंड भी हो सकती है. कोई गिफ्ट दे दिया, कोई कार दे दी, कोई और बेनिफिट्स दे दी, फैसिलिटीज़ दे दी, उसको भी इनकम माना जाएगा. देन गिफ्ट की अगर हम बात करें, अगर मॉनेटरी गिफ्ट है, अगर कैश की बात करें तो वो भी गिफ्ट हो सकते हैं. इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी गिफ्ट हो सकता है और प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी गिफ्ट हो सकता है. इमूवेबल प्रॉपर्टी ज़मीन दे दी, कोई घर दे दिया. मूवेबल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, कार दे दी, एसी दे दिया, कुछ और चीज़ दे दी, और मॉनेटरी गिफ्ट कैश दे दिया. फाइनली इनकम ऑल्सो इंक्लूड लॉसेज सो इनकर्ड एंड नो डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम शेल बी देयर. अगर इनकम पे एक बार टैक्स लग चुका है तो उसको दोबारा टैक्स नहीं किया जाएगा. देन अगर हम बात करें सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 जो है वो इनकम के अंदर क्या क्या चीज़ें डिफाइन करता है. ब्रॉडली इट डिफाइंस अराउंड 24 और 20 प्लस पॉइंट्स बट वी आर कवरिंग द सम ऑफ द रेलिवेंट पॉइंट्स हेयर इन ओनली. कि कोई प्रॉफिट एंड गेन्स हो रहे हैं, बिजनेस या प्रोफेशन कोई कैरी आउट कर रहा है, उससे जो अर्निंग है उसको माना जाएगा इनकम. डिविडेंड मिल रहा है किसी कंपनी से, कहीं से भी, उसको माना जाएगा इनकम. कोई वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन आपको रिसीव की है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने या रिलीजियस ट्रस्ट ने या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन ने, उसको माना जाएगा उसकी इनकम. कोई परक्विजिट्स बेनिफिट्स फैसिलिटीज़ मिल रही हैं सैलरी की बजाय, सैलरी ना देके, या कोई स्पेशल अलाउंस मिल रहा है कोई पर्सनल खर्चे को कवर अप करने के लिए, कोई गार्डनर आपको दे दिया, वॉचमैन दे दिया घर पे आपके और उसका खर्चा कंपनी दे रही है, या फिर उसका खर्चा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कंपनी की तरफ से गार्डनर की सैलरी, तो वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी. एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनकम. देन कैपिटल गेंस, कोई कैपिटल एप्रिसिएशन, आपने ज़मीन बेची 10 साल बाद और उस पर उसकी वैल्यू बढ़ गई, बढ़ी हुई वैल्यू पे बिकी वो, तो वो आपकी इनकम माना जाएगा. गिफ्ट अगर आपने रिसीव किए 50,000 से ज़्यादा नॉन रिलेटिव से, पर्सन जो आपके रिलेटिव नहीं है, तो वो आपकी इनकम माना जाएगा, इनकम में ऐड होगा. कोई आपकी लॉटरी से विनिंग्स हो गई, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस से जीते, कोई बैटिंग की, गैम्बलिंग की, वहाँ से अगर कुछ अमाउंट रिसीव किया वो भी इनकम. कोई सम ऑफ द इनकम्स आर प्रिज्यूम टू बी योर इनकम अंडर सेक्शन 41 और 59 एज वेल. अचानक से कोई विंडफॉल गेन्स हो गए एंड सो ऑन.
एम्प्लॉयर ने अगर आपके जो कंपनी है, आपका एम्प्लॉयर जो है, उसने आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कोई कंट्रीब्यूट किया अमाउंट, तो वो भी इनकम माना जाएगा बियॉन्ड लिमिट। जैसे 12% तक अलाउड है, उससे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूट कर दिया तो आपकी इनकम। सुपर एन्युएशन फंड में अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी। अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड अंडर एनी एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी स्पेसिफिक बिजनेस और प्रोफेशन और शेयरिंग योर पेटेंट और कॉपीराइट, दैट इज ऑल्सो योर इनकम। And benefit which is received from a company by a director or person holding substantial interest, that is more than 20% of shareholding, shall be considered as a income. करें, दो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हमने बात की, प्रीवियस ईयर डिफाइंड है सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 एंड सेक्शन 3 में। इसका मतलब क्या है, इसको बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर है, दोनों टर्म्स सेम है जब हम इनको बोलेंगे। और क्या बोला जाता है, और बोला जाता है इसको अकाउंटिंग ईयर भी या इनकम जनरेटिंग पीरियड। सो बेसिकली होता क्या है प्रीवियस ईयर वो 12 महीने हैं जिस साल असेसमेंट ईयर से जो पहले के 12 महीने हैं। बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो जिस साल की इनकम पे टैक्स लगना है वो हमारा होगा प्रीवियस ईयर। सो अगर हम बात करें कि हमारी इनकम अर्न हुई 2000 इस साल की, अगर हम बात करें 2020-21 की, सो इस साल अगर हम जॉब कर रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31/3/2021 जो है, ये हमारा होगा इस साल की जो इनकम है उस पर जब टैक्स लगना है तो ये हमारा कहलाएगा प्रीवियस ईयर, जिस साल की इनकम की हम बात कर रहे हैं। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, असेसमेंट ईयर डिफाइंड है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में। और बेसिकली ये वो 12 महीने हैं जो इस प्रीवियस ईयर, जो हमने बात की प्रीवियस ईयर, इससे आगे वाले 12 महीने जो होंगे प्रीवियस ईयर से, वो कहलाएंगे असेसमेंट ईयर। और ये हमेशा जहां पर प्रीवियस ईयर खत्म होगा उससे नेक्स्ट डे से हमारा असेसमेंट ईयर हमेशा शुरू होगा। सो अगर हमारा प्रीवियस ईयर यहां पर 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहा है, सो हमारा असेसमेंट ईयर इस केस में होगा 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। सो ये लास्ट डिजिट जो हैं वो हमेशा एक डिजिट आगे रहेंगे प्रीवियस ईयर वाले साल से। सो प्रीवियस ईयर की लास्ट वाले 2 डिजिट्स को जब आप एक एक इंक्रीज कर दोगे तो वो आपका बन जाएगा असेसमेंट ईयर। देन इट ऑलवेज और सक्सीड्स द प्रीवियस ईयर। द टैक्स इज लेविड इन असेसमेंट ईयर बट with respect to which income of the previous year. So the year in which income is earned is previous year or financial year or accounting year or income generating period, and the year in which such income is taxed, that is the next year, is referred to as assessment year. Then अगर हम बात करें कुछ एक्सेप्शंस हैं इस प्रीवियस ईयर क्राइटेरिया में, कि जैसे कि अभी हमने बात की कि प्रीवियस ईयर में इनकम जनरेट होगी और अगले साल असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स लगेगा। बट कुछ केसेस हैं जहां पर हम अगले साल असेसमेंट ईयर की वेट नहीं करेंगे, बट सेम साल जिस साल इनकम जनरेट हो रही है उसी साल उस पर टैक्स लगा देंगे, जहां पर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर होगा। वो कौन सी केसेस हैं, उनको बोला जाता है एक्सेप्शंस टू प्रीवियस ईयर क्राइटेरिया। उनके अंदर बेसिकली 4-5 केसेस हम इंपॉर्टेंट करेंगे जो रेलिवेंट फॉल करते हैं। सबसे पहले कोई शिपिंग बिजनेस से इनकम है नॉन रेजिडेंट शिप ओनर की, जो कि इंडिया से हो रही है, सेक्शन 172। सो उस केस में हम जो भी उसकी इनकम है उसका ओवरऑल 7.5% हम इनकम कंसिडर करके उस पर टैक्स लगाएंगे। देन इन केस ऑफ एनी पर्सन हु आर गोइंग टू लीव इंडिया, जैसे कि नीरव मोदी हो गया, विजय मल्ल्या हो गया, जो पर्सन्स इंडिया छोड़ के जा रहे हैं और शायद वापस नहीं आए अंडर सेक्शन 174, उनके केसेस में भी प्रीवियस ईयर में ही इनकम पे टैक्स लगाया जा सकता है। देन कोई ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या अदर एंटिटीज़, इनके बारे में भी अभी बात करेंगे, जो कि सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिए इस्टेब्लिश की हैं। फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ गेम्स हुई दिल्ली में, तो उस पीरियड के दौरान ही कॉमनवेल्थ गेम्स को करवाने के लिए एक ऑर्गेनाइजिंग कंपनी, एक एंटिटी हमने बना दी, एक कंपनी क्रिएट कर ली, और उस गेम्स के बाद तो वो कंपनी ख़त्म हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। सो उसकी जो असेसमेंट है, उस पर जो टैक्स लगाना है उसकी इनकम पे, वो उसी साल लग जाएगा प्रीवियस ईयर। उसके लिए असेसमेंट ईयर में वेट नहीं करेंगे अंडर सेक्शन 174A।
देन कोई ऐसे पर्सन जिनके बारे में एप्रीहेंशन है असेसिंग ऑफिसर को कि शायद ये अपने एसेट्स किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देंगे टैक्स चोरी करने के लिए या टैक्स बचाने के लिए। सो अंडर सेक्शन 175 उन केसेस में भी असेसिंग ऑफिसर सेम साल में उनकी असेसमेंट कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर कोई बिजनेस बंद हो जाता है तो उस केस में हम अगले साल का वेट नहीं करेंगे कि चलो अगले साल इस पर टैक्स लगाएं। सेम साल जब वो बिजनेस बंद हुआ उसी साल असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 176 उस पर बिजनेस की इनकम पे उसकी कंप्यूटेशन करके टैक्स चार्ज कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस एक्सेप्शंस टू द क्राइटेरिया ऑफ प्रीवियस